वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग मैथ का शिक्षक, मैथ का पेडागोजी पढ़ रहे थे और मैथ के पेडागोजी में हमने पहले गणित की प्रकृति पढ़ा, फिर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो गणित में आपके शिक्षण में जुड़े जो मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं, जैसे जॉर्ज पोलिया के बारे में, न्यूमैन के बारे में, पमेला लेबैक का जो एल्पस का सिद्धांत है उसके बारे में, और साथ में वैन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत वगैरह, जो भी इन चीज़ों को पूछता है हम इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़े। और उसके बाद एक जरूरी टॉपिक है जिससे आपसे क्वेश्चन आते हैं, वो है आपकी शिक्षण विधि। वो आपकी क्या है? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि एक आपकी आती है शिक्षण विधि से कि कौन सा शिक्षण विधि सही होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आपको इसमें अलग अलग शिक्षण विधियों के बारे में समझना होता है कि कौन सी शिक्षण विधि के अंदर क्या गुण होते हैं, कौन सी शिक्षण विधि के अंदर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पहले हम ये देखेंगे किस शिक्षण विधि के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है। और याद करने वाली चीज कॉन्सेप्ट है। आप नाम सुनते ही एक बार आप देख लेंगे तो आप नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शिक्षण विधि सही है कि गलत है, या इस शिक्षण विधि के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है। तो आज चलते हैं, आज पढ़ेंगे हम सारे शिक्षण विधि के बारे में बिल्कुल एकदम नए अंदाज में। तो देखिए, शिक्षण विधि की बात की जाए तो शिक्षण विधि में जो पहली विधि आती है जो आपसे पूछी जाती है गणित के अंदर बहुत ज्यादा, एक होती है विधि आगमन विधि और एक होती है आपकी निगमन विधि। निगमन विधि एक होती है आपकी आगमन विधि और एक भी होती है आपकी निगमन विधि। तो देखिए, आगमन विधि वो होती है जिसमें हम पहले बताते हैं उदाहरण और उसके बाद फिर क्या बताते हैं? नियम। या बोल सकते हैं कि विशिष्ट उदाहरण से हम सामान्य नियम की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं और नियम का सामान्यीकरण किया जाता है। अर्थात आप जब ढेर सारे उदाहरण लेते हैं, कई चीजों से आप कंक्लूजन निकालते हैं, तो लास्ट में एक सामान्य सा छोटा सा आप उसका नियम निकालते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक लाइन का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है, धरती उससे पास एक शक्ति जिसके द्वारा वो उसे नीचे खींच लेती है, और जिस शक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को धरती अपने करीब खींचती है, पास खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत कहते हैं। पर इसके लिए जो उदाहरण देंगे वो विशिष्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? ज्यादा बड़े होते हैं। तो हमेशा विशिष्ट उदाहरण से किधर होता है? सामान्य नियम की ओर। तो देखिए, आगमन विधि होता है जिसमें पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाए, उसके बाद क्या बताए जाते हैं? नियम। मतलब कि पहले आप चीजों को उदाहरण बताते हैं, फिर उसके बाद क्या बताते हैं? नियम। और निगमन विधि वो होता है जिसमें पहले नियम पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद क्या पढ़ाए जाते हैं? उदाहरण। अब समझने की बात क्या है, गणित में हमेशा देखा गया है कि टीचर्स अमूमन पहले नियम पढ़ाते हैं और बाद में उदाहरण, मतलब निगमन विधि द्वारा। कि टीचर आए क्लास में, पहले बोला कि हम प्रतिशत आज पढ़ेंगे, प्रतिशत के ये सभी सूत्र और नियम है, उसके बाद उनके ऊपर 4-5 उदाहरण देता है। पहले प्रतिशत के सूत्र और नियमों के बारे में बताएगा, उसके बाद क्या देता है? उदाहरण। पर आगमन विधि कहती पहले उदाहरण दीजिए और उदाहरण देते देते फिर उसको कहां ले जाइए? नियम के पास। ये नहीं कि पहले नियम बता रही है फिर उसके ऊपर 4 उदाहरण बता रहे हैं, पहले सूत्र बता रही है फिर सूत्र पे 4 उदाहरण बता रहे हैं। पहले उदाहरण, फिर उसको किससे जोड़िए? नियम से जोड़िए। तो आगमन विधि वो होता है जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम। निगमन विधि होता है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं और फिर क्या दिए जाते हैं? उदाहरण। तो देखिए, ये बना हुआ है ना ऊ की तरह, तो इसमें पहले क्या होता है? उदाहरण और फिर नियम। निगमन में पहले क्या आता है? न। तो यहां पहले क्या होगा? नियम और से उदाहरण की ओर। तो अब सिंपल सी बात यह है कि आप समझ गए आगमन विधि कौन सी होती है, निगमन कौन सी है। अब ये बताइए, छोटे बच्चों के लिए दोनों में से किस विधि से पढ़ाना सही है? पहले उदाहरण पढ़ाया जाए बच्चों को फिर नियम, मतलब आगमन विधि से, या बच्चों को पहले नियम पढ़ाया जाए फिर उदाहरण, या निगमन विधि से? किस विधि से बच्चों को पढ़ाना ज्यादा अच्छा होगा? तो जाहिर सी बात है आप एक बार में बोलेंगे कि किस विधि से पढ़ाना अच्छा होगा? आगमन विधि। मतलब यदि बच्चों के लिए हमें यूज करना है तो हम आगमन विधि का यूज करेंगे, निगमन विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो आपके पेपर में निगमन विधि बच्चों के लिए गलत है, आगमन विधि बच्चों के लिए क्या है? सही है। समझ गए कि आगमन विधि का प्रयोग सही होता है, निगमन विधि का प्रयोग गलत होता है, क्योंकि निगमन विधि में पहले नियम पढ़ाए जाते हैं और बाद में उदाहरण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग।
अगला आते हैं तीसरा विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को ही बोलते हैं चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड, व्याख्यान विधि को भी बोला जाता है चॉक एंड टॉक मेथड। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा और आप बताइएगा कि बच्चों के लिए पढ़ाना सही कि गलत। तो व्याख्यान विधि को बोलते हैं चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक मतलब कि इसमें टीचर चॉक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, टॉक मतलब बोलना। इसमें टीचर बस इतना करता है, ब्लैक बोर्ड में चीजों को लिख देता है और उसके बारे में बता देता है। ये होती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या कि एक टीचर आया क्लासरूम के अंदर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारी चीजों को लिखेगा और लिख के उसके बारे में एक्सप्लेन कर देगा, व्याख्या कर देगा। ये विधि क्या कहलाती है? कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि वो होती है जो आपकी शिक्षक केंद्रित होती है। जाहिर बात है, एक टीचर आया और लिखा, एक्सप्लेन किया, चला गया, तो कैसी? शिक्षक केंद्रित है। बच्चों के अनुसार तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित होती है। व्याख्यान विधि में शिक्षक व्याख्या करता है और चला जाता है, और चला जाता है। तो अब आप बताइए, क्या व्याख्यान विधि बच्चों के प्रयोग के लिए सही है या फिर गलत है? यदि एक टीचर है जो कि क्लास में आता है, चौक से लिखता है, लिखने के बाद उन लाइनों की, उन जो भी चीजों को उसने लिखा मटेरियल, उन सभी चीजों की व्याख्या करता है, व्याख्या करके चला जाता है। तो व्याख्यान विधि हमेशा ऑप्शन में मिलेंगे तो आपको क्या होंगे? आप समझ गए होंगे कि व्याख्यान विधि बच्चों के लिए यदि ऑप्शन में मिलते हैं तो क्या होते हैं? हमेशा गलत। मतलब कि व्याख्यान विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना क्या होता है? गलत। निगमन विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना क्या होता है? गलत। आगमन विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना क्या होता है? सही होता है। तो व्याख्यान विधि के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाना क्या है? गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगला बढ़ते हम विधि 3। चौथा विधि है विश्लेषण विधि, और पांचवा विधि है संश्लेषण विधि। देखिए, विश्लेषण विधि वो है जिसमें समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है या तोड़ा जाता है। कोई समस्या, कोई प्रश्न है, जो कोई कठिन समस्या प्रश्न आ गया, तो उनको जब आप उन समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, बांटते हैं, तो क्या कहलाती है? विश्लेषण करना। किसी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही कहलाता है विश्लेषण करना। संश्लेषण में क्या होती है? अलग अलग भागों से मिले हल, या क्वेश्चन में लिख सकते हैं समाधान, को एक में समाहित करना। अब समझिए, विश्लेषण विधि के अंतर्गत कोई समस्या है, कोई बड़ी समस्या आपके सामने है, तो उस बड़ी समस्याओं को जब आप छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? विश्लेषण। वह बांटना, वह मतलब बांटना, विश्लेषण मतलब बांटना। तो विश्लेषण विधि वह है जिसमें समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है और उसे हल किया जाता है, हर छोटे छोटे भाग को हल करते हैं। और संश्लेषण क्या होती है कि जो वो अलग अलग भाग से जो हल मिलते हैं हमें, उसे फिर एक में क्या करते हैं? मिलाया जाता है। संश्लेषण विधि में क्या? सर से संश्लेषण, सर से क्या करते हैं? समाहित करते हैं, एक में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो देखिए, कोई एक समस्या थी आपके सामने, आपने उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, ये हो गया आपका विश्लेषण करना। कोई समस्या थी, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा, तो ये हो गया विश्लेषण करना। तो क्या छोटे छोटे भागों में तोड़ा और अलग अलग भाग को आपने हल कर लिया, तो क्या इससे समस्या का हल मिलेगा? नहीं, क्योंकि हमको पूरी समस्या का हल चाहिए। तो जो हमने उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ के हल निकाला है, तो सभी को हमको एक में मिलाना होगा, एक में क्या करना होगा? समाहित करना होगा। तो तोड़ने का काम करते हैं विश्लेषण में, और जो हल मिलता है उसे एक में जोड़ने या समाहित करने का काम किसमें करते हैं? संश्लेषण में। विश्लेषण के बिना संश्लेषण अधूरा है, संश्लेषण के बिना विश्लेषण।
चीजों को तोड़ेंगे नहीं छोटे छोटे भाग में तो समाहित कुछ करेंगे नहीं। और मान लीजिए यदि तोड़ दिए तो बिना समाहित के उसका हल मिलेगा नहीं। इसलिए बोला जाता है यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक विधि है। जो संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि की कैसी विधि है? पूरक विधि। मतलब संश्लेषण विधि नहीं होगा तो विश्लेषण विधि अधूरा रह जाएगा। समस्याओं को छोटे भाग में तोड़ तो देगा, हल तो कर देगा अलग अलग भागों को, लेकिन एक में मिलाने वाला काम को क्या बोलते हैं? संश्लेषण। यदि संश्लेषण नहीं होगा तो विश्लेषण वाला काम पूरा होगा नहीं। इसलिए बोला जाता है पूरक विधि की संश्लेषण इसे कंप्लीट बनाता है, पूरा बनाता है। और विश्लेषण और संश्लेषण जैसे कौशल और स्किल्स को डेवलप करना हमेशा बच्चों के अंदर क्या होता है? सही होता है। इससे बच्चे समस्या समाधान करना सीखते हैं। तो विश्लेषण विधि वो होता है जिसमें समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। संश्लेषण विधि वो होता है जिसमें जो अलग अलग भाग से हमें जो हल प्राप्त होते हैं उसे एक में मिलाया जाता है, समाहित किया जाता है। इसीलिए संश्लेषण विधि को विश्लेषण विधि की हम पूरक विधि भी कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये दोनों सही हैं, गलत नहीं है। ये दोनों क्या है? सही होते हैं बच्चों के लिए। अब देखिए दो तीन और महत्वपूर्ण, जैसे एक आ जाता है आपका, कौन सा नंबर चल रहा है आपका? 5वां नंबर। अब बात करते हैं अगले की। जैसे 6वां नंबर, 6वां नंबर आपका आ गया जैसे प्रयोगशाला विधि एक होती है। ये तो नाम सुन के आप जान जाएंगे सर ये तो सही है। बच्चों को जितना प्रयोग कराएंगे वो क्या होता है? सही होता है। एक हो जाता अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि यह भी सही होता है। अनुसंधान मतलब रिसर्च करना। और एक हो जाता है आपका समस्या समाधान विधि। और यह भी क्या होता है? सही होता है। यह भी क्या होता है? सही होता है। तो देखिए प्रयोगशाला विधि क्या होता है? बच्चे को आप प्रयोग करवाते हैं, लेबोरेटरी वगैरह में ले जाते हैं, चीजें देते हैं, बच्चा उसका प्रयोग करता है, प्रयोग करके चीजों के बारे में सीखता है। मतलब प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर जोर देता है। प्रयोगशाला विधि क्या करता है? करके सीखने पर जोर देता है। प्रयोगशाला विधि क्या करता है? करके सीखने पर जोर देता है। प्रयोगशाला विधि में फायदा क्या है कि देखिए बच्चा करके सीख रहा है। यदि बच्चा कर रहा है, यदि किसी चीज को करके सीख रहा है खुद अपने हाथों से, जिससे बच्चे क्या होते हैं? बच्चे सक्रिय रहते हैं। बच्चे सक्रिय रहते हैं। खुद सोचिए आप क्लासरूम के अंदर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बच्चा चुपचाप सुन रहा है, चीजों को लिख रहा है, तो उससे उतना एक्टिव नहीं होता, बोर हो जाता है, उससे नींद आने लगता है। पर यदि कोई प्रयोग वो करके चीजों के बारे में सीख रहा है तो उससे बच्चे ज्यादा सक्रिय होते हैं। और ये विधि करके सीखने पे क्या होती है? आधारित होती है। तो प्रयोगशाला विधि वो होती है जो करके सीखने पर जोर देता है तथा बच्चे क्या होते हैं? इससे बच्चे सक्रिय रहते हैं। और दूसरा जो है अनुसंधान विधि, इसी को बोलते हैं अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, इसके द्वारा बच्चे खोजी बनते हैं। इसके द्वारा बच्चे खोजी बनते हैं। और जो ये अन्वेषण विधि है या अनुसंधान विधि है, इसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। इसी को क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। इसको देने वाले जो जनक थे उनका नाम है आर्म स्ट्रॉन्ग। उनका नाम क्या था? आर्म स्ट्रॉन्ग। इतना आपसे नहीं पूछेगा, पर जानिए कि जो अनुसंधान विधि है इसमें बच्चा खोजी बनते हैं। इसी को अन्वेषण विधि कहते हैं, इसी को ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। और इसके जनक क्या कौन थे? आर्म स्ट्रॉन्ग थे। तो जो अनुसंधान विधि है, तो आपको क्या लगता है अनुसंधान विधि सही होगा या गलत होगा? क्योंकि इस अनुसंधान विधि किस चीज पे जोर देता है? अनुसंधान विधि जोर देता है खुद करो खुद सीखो।
ये देखिए, ये करके सीखने पे जोर देता है और ये खुद करो और खुद सीखो पे जोर देता है। देखिए अनुसंधान विधि क्या होता है, अब बच्चा कोई टॉपिक पढ़ रहा है, देखिए प्रयोगशाला विधि में तो बच्चे को आप कोई चीज देते हैं कि इसका प्रयोग करके देखो, इन चीजों को करके देखो, तो बच्चा प्रयोग करके करता है, लेबोरेटरीग्राम प्रयोग करता है और चीजों के बारे में सीखता है, मतलब करके सीखता है। जो टॉपिक उससे आप मौखिक रूप से सिखाना चाहते हो उससे बच्चा प्रयोग करके सीखता है। अनुसंधान विधि क्या होता है, बच्चा कोई टॉपिक पढ़ रहा है और टॉपिक पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा पॉइंट है जिसको उसको समझ में नहीं आ रहा है या जहां उसको क्रिएट हुआ कंफ्यूजन, अब वो जाएगा पापा से पूछेगा, पापा ने कोई जवाब दिए लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली, अब वो जाएगा 2 4 5 किताब पलट के देखेगा, वहां से उसे कुछ चीज पता चला लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, और वो जाएगा भाई से पूछेगा, गुरुजी से पूछेगा, हर किसी से पूछेगा, हर किताबों में ढूंढने का कोशिश करेगा जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसमें बच्चा क्या करता है, उसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करता है, चूंकि ढूंढने की कोशिश करता है इसलिए बच्चों के क्या बनाता है, खोजी बनाता है। इसलिए इसे बोलते हैं अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक, इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि। इसे देने वाले कौन है, आर्मस्ट्रांग। खुद करो खुद सीखो, मतलब खुद से तुमको ढूंढना है जवाब, और जवाब जब ढूंढोगे तो खुद उसके बारे में सीख जाओगे। मतलब तुम खुद पढ़ते हो, खुद तुम्हें डाउट होगा, खुद उसके जवाब को ढूंढोगे और स्वयं से जवाब ढूंढने के बाद उसके बारे में सीख जाओगे। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं खुद करो और खुद सीखो। अगली विधि जो है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या होती है कि बच्चों को आप समस्याएं देते हैं, बच्चा उसे हल करता है और हल करके सीखता है। समस्या समाधान विधि क्या होता है कि बच्चे को इसमें आप समस्याएं देते हैं, बच्चा उन्हें हल करता है और हल करके सीखता है। मतलब कि ये कार्य करने और सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि बच्चे को आपने कोई कार्य दिया है, बच्चा उस कार्य को जब करेगा तो उसके बारे में सीख जाएगा। इसमें क्या, इसमें बच्चा स्कूल में होता है, स्कूल में प्रयोग करता है आपके सामने और चीजों के बारे में सीखता है। इसमें क्या कि टीचर का कोई रोल नहीं, बच्चा खुद ही पढ़ता है, खुद ही उसको डाउट होगा, खुद ही उस डाउट को दूर करने के लिए चीजों को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उनके बारे में सीख जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को आप समस्याएं देते हैं, कोई कार्य देते हैं, उन कार्यों को बच्चा जाता है और जब करता है तो करके उनके बारे में सीखता है। मतलब इसमें आपके सामने नहीं करता लेकिन इसे आपके सामने करता है। प्रयोगशाला में और समस्या समाधान में क्या है कि प्रयोगशाला में टीचर के सामने बच्चे सारी चीज करते हैं और सीखते हैं। समस्या समाधान में क्या है कि टीचर ने कोई कार्य दे दिया और बच्चा जाएगा और करेगा और सीखेगा। समस्या समाधान में आप कार्य जो देते हैं वो कार्य कैसे देने चाहिए भी है। बच्चों का प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कोई लिखता है प्रदत्त कार्य, इसी को लिखेगा प्रयोजना कार्य या प्रयोजन कार्य। तो देखिए यदि बच्चों का प्रोजेक्ट कार्य देते हैं समस्या समाधान के लिए कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट, इसे जाओ घर से करके आओ, अब बच्चे के लिए समस्या है, उसको हल को ढूंढेगा, चीजों को करेगा और सीखेगा। तो प्रोजेक्ट कार्य, प्रदत्त कार्य, प्रयोजना कार्य क्या होता है, सही होता है। लेकिन यदि बात आ जाए होमवर्क की, जिससे बोलते हैं गृह कार्य, तो किसी भी बच्चे को यदि बात आ जाए HW होमवर्क की, जिसे आप बोलते हैं गृह कार्य, या बात हो जाए जिसे आप बोलते हैं दत्त कार्य, दत्त कार्य, तो ये क्या होता है, ये गलत होता है। होमवर्क देना गलत होता है, गृह कार्य देना गलत होता है, दत्त कार्य देना क्या होता है, गलत होता है। लेकिन बात आएगी जब प्रोजेक्ट कार्य देने की, प्रदत्त कार्य देने की, प्रयोजना कार्य देने की, तो क्या होगी, सही होगी। हमेशा ये देखिएगा कि यदि होमवर्क की बात आएगी, दत्त कार्य की बात आएगी या गृह कार्य देने की बात आएगी ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमेशा क्या होंगे, बच्चों के लिए गलत होंगे। लेकिन प्रोजेक्ट कार्य देना, प्रदत्त कार्य देना, प्रयोजना कार्य देना क्या होता है, सही होता है। और यदि आपको बच्चे को समस्या समाधान करवाना तो आप इन्हीं के जरिए करवाएंगे, इसका प्रयोग आप कदापि नहीं करेंगे जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब आप बताइए, प्रयोगशाला विधि बच्चे के लिए सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अनुसंधान विधि भी बच्चे के लिए सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान विधि भी बच्चों के लिए सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। बशर्ते आप इन चीजों को ना दें, होमवर्क ना दे, गृह कार्य न दे, दत्त कार्य न दे, उसके जगह आपको प्रोजेक्ट वर्क देना होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला चलते हैं 9वां, एक विधि जिसका नाम है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हम
किसी भी सिद्धांत के यथार्थता की पुष्टि करते हैं। या आप बोल सकते हैं कि किसी भी, या आप कह सकते हैं कि किसी भी सिद्धांत को सत्यापित करने का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं मतलब देखिए, प्रदर्शन विधि क्या है कि बच्चों के सामने प्रदर्शित करना, प्रेजेंट करके दिखाइए। अब बोलने को तो आप बोल दिए कि कोई भी वस्तु जब उसे ऊपर फेंकते हैं तो सारी वस्तुएं जमीन पर वापस नीचे चली आती गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये तो आपका सिद्धांत हो गया, लेकिन इसे यथार्थता कि इसमें सच्चाई कितनी है, इस चीज को बच्चे के सामने साबित करना। तो साबित कैसे करेंगे? आप बॉल ऊपर फेंकेंगे, कोई भी वस्तु रहेगी, कॉपी किताब जो भी चीजें, उन्हें आप ऊपर फेंकेंगे, कंकड़ पत्थर बॉल को ऊपर फेंकेंगे, सारी चीजें कहां चली आएंगी? नीचे जाएंगी। पेज को भी ऊपर फेंकेंगे, वो भी कहां चली आएगी? नीचे चली आएगी। तो ये आप चीजें करके बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन। प्रदर्शन विधि का मतलब होता है जो सिद्धांत वगैरह आप पढ़ा रहे हैं, तो होता है ना कि आप सिद्धांत तो पढ़ा दिए कि एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 अंश का। तो ये तो सिद्धांत हुआ, लेकिन बच्चे को सामने करके दिखाइए। एक वर्ग लाइए, अब वर्ग में दिखाइए, देखो चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। हर कोण कितने का? 90 अंश का। गुरुत्वाकर्षण बल में कोई भी चीज ऊपर फेंकते तो नीचे आती है। अब उसको फेंक कर दिखाइए, उसके सामने प्रदर्शन कीजिए। तो क्या होती है? प्रदर्शन विधि, कि जिसमें कोई सिद्धांत या किसी चीज को आप बच्चे के सामने प्रदर्शित करके पुष्टि करते हैं कि देखो जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है। वो प्रयोग करके, वो प्रदर्शन करके आप ये बात दर्शाना चाहते हैं कि देखो जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तो क्या पूरी तरह सही, कुछ भी हम ऊपर फेंकेंगे तो कहां आएगा? एक समय के बाद नीचे ही चले आएगा। तो प्रदर्शन विधि होता है जिसमें हम किसी भी सिद्धांत वगैरह की पुष्टि करने का काम करते हैं, उसे सत्यापित, यह कितना सत्य है, इस चीज को दर्शाने का कार्य करते हैं। तो कौन सी विधि कहलाती है? प्रदर्शन विधि। एक विधि होती है जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, 10वां, मानसिक उद्वेलन विधि, या इससे बोलते हैं ब्रेन स्ट्रॉमिंग विधि। देखिए, मानसिक उद्वेलन विधि या ब्रेन स्ट्रॉमिंग विधि एक ऐसी विधि है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछते हैं, और जो आपके प्रश्न होते हैं, इसमें जो बच्चों से आप प्रश्न पूछे वो प्रश्न होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। अब मुक्त अंत वाले प्रश्न यदि आप नहीं पढ़े हैं, गणित में पूछता है, तो सीडीपी में मैंने चिंतन और प्रश्न वाला टॉपिक पढ़ा दिया, वहां जाइएगा सीडीपी के प्लेलिस्ट में, वहां चिंतन और प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हम पूछते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से क्या होता है? बच्चे सृजनशील बनते हैं। बच्चे क्या बनते हैं? सृजनशील बनते हैं। बच्चों के अंदर अपसारी चिंतन का क्या होता है? विकास। अपसारी चिंतन का विकास होता है। अपसारी चिंतन का विकास का मतलब कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी चीज हो, उसके ऊपर वो कई प्रकार से सोच सकते हैं। उनके पास किसी भी चीज के ऊपर कई पहलुओं में सोचने विचारने की क्षमता होती है। जहां लोग किसी भी टॉपिक को लेके एक ही दो पहलू पे विचार कर पाएंगे, वो बच्चा होगा उसे वो उलट फेर करके हर एक तरीके से सोचने की क्षमता रखता है। और ये क्षमता डेवलप होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन विधि से। इस विधि में होता क्या? जैसे आपने पूछा बच्चे से, अच्छा बताओ, जहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होते हैं, वहां के लोग खाना कैसे खाते होंगे, क्या क्या खाते होंगे? अब बोलेगा कि सर पेड़ पौधों पे लगते होंगे। तो आप बताएंगे वहां तो जमीन है ही नहीं, पूरा बर्फ ही बर्फ है, पेड़ पौधे कहाँ रहेंगे? नहीं मिलेंगे पेड़ पौधे, घास भी नहीं होता है। तो वो विचार करेगा सर बर्फ के नीचे पानी होता है, हाँ, तो मछली खाते होंगे। तो मतलब कि बच्चा शुरू में गलत जवाब देगा, पर आप उसका मानसिक उद्वेलन मतलब उसे प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न में प्रश्न करवाते उसे सही जवाब तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है? बच्चा शुरू में ये विचार किया कि नहीं कि घास फूस खाते होंगे, गलत। फिर उसने सोचा होगा पेड़ पौधे फल लगते होंगे, वो भी गलत। फिर उसने सोचा कि पानी तो होगा जब बर्फ है, तो पानी है, बात सही है। जब पानी है तो क्या है? मछली है। मतलब वो कई तरीके से विचार करता है, जिसमें कुछ विचार गलत होते हैं, पर इसी तरीके से विचार करते हुए सही ऑप्शन तक पहुंच जाता है, सही आंसर तक पहुंच जाता है। और इसके द्वारा बच्चे के अंदर जो अपसारी चिंतन डेवलप होती है, विकसित होती है, इससे क्या होता है कि भविष्य में चल के यदि उसके पास कोई टॉपिक या कोई भी चीज आता है, तो उसमें कई प्रकार से कई पहलुओं में विचार करने की क्षमता होती है।
जहां आप एक दो पहलू में से विचार कर पाएंगे, ये बच्चे कई पहलुओं में विचार कर सकते हैं, उसकी किसी भी टॉपिक किसी मुद्दे की बारीकपन को भी पकड़ सकते हैं। तो कौन सी विधि होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन। ये बहुत सटीक विधि है और इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी विधि सही है। प्रदर्शन करना भी तो सही है बच्चों के सामने। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ और विधियां, जैसे यदि बात की जाए भ्रमण विधि, मतलब बच्चों को घुमाना फिराना और सिखाना। जब ईवीएस आएगा तब भ्रमण विधि को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि भ्रमण विधि जो टॉपिक है वो ईवीएस का है। क्योंकि ईवीएस में क्या होता है, परिवेश की बात होती है, वहां बच्चों को घुमा फिरा के सिखाए जाते हैं, तो ईवीएस के पेडागोजी में लेके आएंगे। तो भ्रमण विधि क्या होता है, बच्चों को घुमाना फिराना, टूर वगैरह पे ले जाइए, वहां पे ले जाइए, चीजों के बारे में दिखाइए, किला वगैरह सिखाइए कि देखो ये ऐसा, ये ऐसा है। तो भ्रमण विधि में बच्चों के अंदर किस चीज का विकास होता है? अवलोकन क्षमता का। अवलोकन क्षमता का। अवलोकन क्षमता का विकास होने का अर्थ यह होता है कि बच्चे जब किसी चीज को देखते हैं, दो चीज होता है। आप गए किला घूमने के लिए, आप किला में बस देखे और देख के चले आए, लेकिन अवलोकन क्षमता का विकास होने का मतलब क्या? वो बच्चा जब जाएगा, उसके अंदर अवलोकन क्षमता का विकास अच्छे से हुआ है, तो जब किले में जाएगा तो किले के हर एक बारीकपन को पकड़ेगा। किसमें पत्थर कौन से लगे हैं, ईंट कौन से लगे हैं, इसकी जो नक्काशी है बाकी किलों से किस रूप में अलग है, इसके अंदर किस तरीके से पत्थरों को जोड़ा गया है, तो ये सारी जो चीजें पकड़ता है वो, तो ये क्या करता है? अवलोकन करता है। अवलोकन मतलब किसी भी चीज को देख के उसे कोई सूचना, इंफॉर्मेशन निकालना, ये क्या कहलाती है? अवलोकन। और ये कैसे डेवलप होती है? भ्रमण विधि के द्वारा। उसके बाद जैसे होता है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि, प्रयोजना को अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, प्रयोजन कार्य को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रयोजना विधि को मतलब कौन सी विधि बोलते हैं? प्रोजेक्ट विधि। और प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि, जिसमें बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, घर इस गांव में जाना, गांव में तुम्हारे कितने फलों के पेड़ है, सबके नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिख के लाना। तो इस तरीके के जो आप जितने भी प्रोजेक्ट देते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि भी क्या होते हैं? सही होते हैं। ये भ्रमण विधि सही होता है, प्रोजेक्ट विधि सही होता है। 13वां टोली शिक्षण विधि। अब टोली शिक्षण विधि के शब्द का क्या मतलब है? देखिए, टोली मतलब होता है ग्रुप, शिक्षण मतलब बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कैसे करें? ग्रुप में, समूह में, और समूह में पढ़ना तो बिल्कुल सही होता है। तो टोली शिक्षण विधि भी क्या होता है? पूरी तरह सही होता है। तो ये वो और कुछ थे जिनको मैंने आपको बता दिया। अब जैसे पूछेगा उपचारात्मक विधि, ये आपसे पूछता नहीं है, बस समझिएगा, सॉरी। जैसे एक होता है निदानात्मक विधि। अब निदानात्मक विधि में क्या करते हैं? बच्चों के कमी के बारे में पता करते हैं, कमी के बारे में पता करते हैं। और 15वां एक होता है उपचारात्मक विधि। यह विधि पूछता नहीं, बस मैं इसको बता रहा हूं ताकि आप इस शब्द को समझ सकें। इसमें कमियों को दूर करते हैं, कमियों को दूर करते हैं। देखिए, निदान, निदानात्मक मतलब निदान, डायग्नोसिस। तो निदानात्मक विधि में क्या होता है? जैसे आप जाते हैं डायग्नोसिस सेंटर पे, ब्लड टेस्ट करवाते हैं वगैरह वगैरह, तो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उसमें क्या आपके शरीर में किन चीजों की कमी है या ब्लड में किन चीजों की कमी, ये सारा आपके रिपोर्ट में पता चलता है। लेकिन जहां आप ब्लड टेस्ट करते हैं वहां पे आपका उपचार नहीं होता। ब्लड टेस्ट आपका कहीं और होता है, और हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं वहां पे क्या होता है? उपचार। वैसे ही बच्चों के कमियों के बारे में पता करना निदान कहलाता है, और कमियों को दूर करने को क्या बोलते हैं? उपचार बोलते हैं। कमियों के बारे में पता करना कहलाता है निदान, डायग्नोसिस, और कमियों को दूर करने को क्या बोलते हैं? उपचार करना। कमियों के बारे में पता करेंगे, फिर उसी के हिसाब से उसका उपचार करते हैं। तो ये पूछता नहीं, पर इन शब्दों का मतलब आपको जानना जरूरी है। तो एक बार देखिए जो मुद्दे की बात है कि विधियों में आगमन विधि सही होता है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण पढ़ाते हैं फिर नियम। निगमन विधि गलत होता है, क्योंकि इसमें पहले नियम पढ़ाया जाता है फिर उदाहरण, इसलिए निगमन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एक विधि निगमन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए। व्याख्यान विधि में शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है? टीचर आता है, ब्लैक बोर्ड भर कर लिख देता है, लिखने के बाद 4-5 लाइन सुनाता है, 10 लाइन सुनाता है, एक्सप्लेन करता है और चला जाता है। न बच्चे उससे प्रश्न पूछते हैं, न वो बच्चों के प्रश्न का जवाब देता है। आया, लिखा, सुनाया और चला गया। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है? गलत होता है। अगला
विश्लेषण विधि क्या होता है, जिसमें समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, तो ये विधि क्या होती है, सही होती है। संश्लेषण विधि क्या होता है, जो छोटे छोटे भागों से जो हल मिलते हैं, समाधान मिलते हैं, उसको एक में समाहित करते हैं, तो संश्लेषण विधि भी अच्छी होती है। और यह विधि जो है संश्लेषण विश्लेषण विधि क्या है, पूरक विधि है। पूरक मतलब इसको पूरा करती है, इसलिए इसकी क्या कौन सी विधि कहलाती है, पूरक विधि। प्रयोगशाला विधि क्या, करके सीखने पे जोर देता है। स्कूल के अंदर प्रयोगशाला लेबोरेटरी वगैरह होता है, जिसमें आप बच्चों से प्रयोग करवाते हैं, बच्चा हर चीज का प्रयोग करता है, प्रयोग करके सीखता है। अनुसंधान विधि वो होता है जिसे आप अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं। अनुसंधान विधि से बच्चे खोजी बनते हैं, आर्मस्ट्रांग इसके जनक थे। अनुसंधान विधि खुद करो खुद सीखो पर आधारित है, मतलब कि इसमें सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं अनुसंधान विधि में। अनुसंधान विधि में क्या होता है कि बच्चा कोई किताब पढ़ रहा है, अपने से पढ़ रहा है, अब उसको डाउट उठा, अब उस डाउट को भी खुद ही खोजेगा, जाके मम्मी पापा चाचा ताऊ नाना नानी से लेके गुरुजी से लेकर ढेरों किताब तक सब खुद जगह ढूंढ डालेगा, पूछ डालेगा, जब तक उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। और जैसे ही उसे संतुष्टि मिली और उसको अपना सही जवाब मिला, वैसे वो खुद कुछ न कुछ उसके बारे में सीख लेता है। तो खुद करो और खुद सीखो, और इसलिए बच्चा इसमें क्या बनते हैं, खोजी, क्योंकि ये जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। समस्या समाधान विधि होता है जिसमें टीचर बच्चों को समस्याएं देता है और बच्चे उसको हल करके सीखते हैं। तो समस्याओं देने का जो तरीका है, आप समस्याओं को प्रोजेक्ट के रूप में देंगे तो सही है, प्रदत्त कार्य के रूप में देंगे सही है, प्रयोजन कार्य के रूप में देंगे सही है। पर यदि आप समस्याओं को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं, दत्त कार्य के रूप में दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, गलत होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो भी समस्याएं हैं उसे प्रोजेक्ट वर्क के रूप में देना चाहिए, न कि होमवर्क, गृह कार्य और दत्त कार्य के रूप में। तो समस्या समाधान विधि भी सही है, बस उसके देने का तरीका आपका सही होना चाहिए। प्रदर्शन विधि क्या होता है, इसमें किसी सिद्धांत, कोई सिद्धांत कहां तक सही है इसकी हम पुष्टि करते हैं। अब बच्चों को आपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ा दिया, तो बच्चा बोलेगा सर पेज उड़ाते हैं तो उड़ जाता है, तब उसको दिखाएंगे कि ये देखो पेज, कुछ देर उड़ेगा लेकिन फिर कहां आएगा, नीचे आएगा। तो कोई भी सिद्धांत जब पढ़ाते हैं तो बच्चे को डाउट होता है कि ऐसा होता भी होगा कि नहीं, कि बस लिख दिया गया कि नहीं ऐसा होता है। तो आप उसके सामने उस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जिससे बच्चा ये समझ जाता है कि नहीं, जो सिद्धांत हमने लिखा उस रियली मतलब वास्तविकता में सही में ऐसा होता है। तो हर जो प्रदर्शन करके बच्चों के सामने दिखाया जाता है प्रदर्शन विधि होता है, ये भी सही होता है। मानसिक उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी विधि है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, मुक्त सिरे वाले प्रश्न। इससे बच्चे सृजनशील बनते हैं, इससे बच्चों के अंदर अपसारी चिंतन क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है। और यह विधि बहुत ही जरूरी होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। अगला देखिए, भ्रमण विधि बच्चों को घुमाने के बाद करते हैं, इसमें बच्चों के अंदर अवलोकन क्षमता का विकास होता है, सही होता है। प्रयोजन विधि बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देना जिससे समस्या समाधान कौशल विकसित होगी, ये भी सही होता है। टोली शिक्षा विधि बच्चे ग्रुप में जब पढ़ते हैं, टोली में पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक बच्चा एक टीचर से जितना ना सीखे उससे ज्यादा सीखता है अपने दोस्तों और अपने ग्रुप के लोगों के साथ पढ़कर। इसलिए टोली शिक्षण विधि, समूह में पढ़ना, ये सारे क्या होते हैं, सही होते हैं। निदानात्मक विधि होती है जिसमें कमियों के बारे में पता लगाते हैं किसी बच्चे के। उपचारात्मक विधि क्या होती है, जो कमी के बारे में पता लगा उसे क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो अब एक बात समझिएगा कि कौन कौन सी विधि गलत है जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी विधि गलत है जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एक आपका था निगमन विधि, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक आपका था व्याख्यान विधि, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक आपका था समस्या समाधान, सही है, पर एक आपका था गृह कार्य, दत्त कार्य, या जिसे आप बोलते हैं होमवर्क, ये क्या होता है, गलत। ये इन सभी तरीकों का प्रयोग करना क्या होता है, गलत होता है। और बाकी जितने भी आपने तरीके पढ़े वो सभी क्या होते हैं, सही होते हैं। देख लीजिए, बाकी सभी क्या होते हैं, सही होते हैं। बस यही जो कुछ तरीके हैं जो क्या होते हैं, गलत होते हैं, और इसी पे आपको ध्यान देना है। ये सभी ऑप्शन मिलेंगे तो क्या होंगे, गलत होंगे। प्रदत्त कार्य, प्रयोजन, प्रोजेक्ट वर्क सही होता है, लेकिन गृह कार्य, दत्त कार्य, होमवर्क गलत होता है। व्याख्यान करना गलत होता है। निगमन विधि क्या होती है, गलत होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के बारे में आप समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन इससे बनता है बहुत ही, मतलब पिछली बार मैंने क्वेश्चन देखा था, पूछा था कि उपागम का मतलब क्या होता है, उपागम का अर्थ क्या होता है। उपागम एक क्वेश्चन है जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। उस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि उपागम का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, उपागम को ही बोलते हैं विधि।
जो बोल रहे हैं ना शिक्षण विधि, उसको हम शिक्षण उपागम भी बोल सकते हैं। उपागम का मतलब क्या होता है? विधि। लेकिन उससे पूछा था इसका अर्थ क्या होता है, तो उपागम का अर्थ या विधि का अर्थ होता है कि कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। क्योंकि अभी तक आप ये सारी जितने चीजें देख रहे थे, ये सारी चीजें आपको यही बता रही हैं कि हम किसी भी बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं। तो उपागम या विधि का मतलब होता है कैसे पढ़ाएं, क्योंकि इसके जरिए हमको यह पता चलता है किसी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो उपागम या विधि का मतलब क्या होता है? कैसे पढ़ाएं। तो ध्यान रखिएगा, एक बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था पिछली, इसके पहले वाले जो सीटेट के पेपर थे उसमें ये पूछा हुआ था कि उपागम का अर्थ क्या होता है। बहुत ही बोला जाता है आसान पर लाजवाब क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, उनके अब सारी चिंतन की बात है। तो इसी के साथ आपकी शिक्षण विधियां खत्म होती हैं। हाँ, कुछ विधियां हैं जो कि पर्यावरण सेक्शन जुड़ी है ईवीएस से, तो उसे ईवीएस के शिक्षण पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां करूंगा तो आप उन विधियों को यहीं यूज कर देंगे मैथ के शिक्षण में, तो पर्यावरण के जो शिक्षण वहां पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे जो सीटेट तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर लिखिएगा, जो भी आपके राय मशवरे या टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।